आज हम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जूलॉजी एंड अप्लाइड एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट में आए हुए हैं और आज हमारे बीच में इस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विपिन व्यास जी हमारे बीच में हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत सारा जलीय जीवों के बारे में हम लोग सुनते हैं जी। तो एक आम आदमी को यदि जलीय जीवशाला का अध्ययन करना है या जलीय जीवों का अध्ययन करना है तो इसका सरल तरीका क्या हो सकता है? देखिए, ये आपने जलीय जीवों को अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। सामान्यतः क्या होता है कि एक अंग्रेजी में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो जो चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती वो हमारे लिए विशेष महत्व की नहीं रह जाती, और जलीय जीव जंतुओं के साथ भी यही होता है। आज हम जितने नदियाँ, झरने, तालाब जो हमें जीवंतता उनमें दिखाई देती है, वो सिर्फ उनमें पाए जाने वाले जलीय जीव जंतुओं की वजह से दिखाई देती है। वो उनकी इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं जिनकी वजह से वो नदियां हमको बहते हुए दिखाई देती हैं, वो तालाब हमको दिखाई देते हैं जो हमारा मन मोह लेते हैं। तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो होते हैं वो जलीय जीव जंतु होते हैं जो उस नदी को, तालाब को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक आम आदमी के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे जीव जंतु उनको दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों का उनके लिए महत्व क्योंकि उनकी जानकारी में नहीं होता है। लेकिन ये जो प्रश्न आपने किया और ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसके माध्यम से कम ये जानकारी हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे कि जलीय जीव जंतुओं का होना भी बहुत आवश्यक होता है, और एक शांत तालाब या बहती हुई नदी के पीछे बहुत सारे असंख्य जीव जंतु होते हैं जो उसको स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो उनके बारे में जानना एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी होता है। अब प्रश्न ये आता है कि इनको हम आम आदमी तक कैसे ले जाएं? तो जैसे आपने कई समुद्री क्षेत्रों में देखा होगा कि एक स्नॉर्कलिंग करते हैं जिसमें गोताखोरी करवाते हैं और वहाँ की जलीय जीवों से, कोरल से, मछलियों से परिचित कराया जाता है। वो हमारे क्षेत्र में संभव नहीं है, तो उसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम ये सारे जीव जंतुओं को एक जलीय जीवशाला बनाकर, या हम जिसको कॉमन हम भाषा में एक्वेरियम कहते हैं, तो एक एक्वेरियम बना के इन जीव जंतुओं को उस एक्वेरियम में रखा जाए, ताकि इसको देखकर एक तालाब या नदी के अंदर का इकोसिस्टम कैसा होता है ये हम एक आम आदमी को और हमारे छात्रों को समझा सकें जो सीधे तौर पे जलीय जीव विज्ञान से नहीं जुड़े। तो एक्वेरियम एक बहुत अच्छा माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम इस तरह का जो जानकारी है या ज्ञान है या विज्ञान है जो हमारे जलीय स्रोत हैं उनका, वो हम बहुत अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं। एक हॉबी के तौर पर बहुत घरों में आपने देखा होगा एक्वेरियम रखे होते हैं, लेकिन ये जो एक्वेरियम होते हैं इनमें सिर्फ मछलियों को ही स्थान दिया जाता है। वो भी रंग बिरंगी मछलियां होती हैं जो एस्थेटिक सेंस जिनकी वजह से प्रकट होता है, तो उसकी वजह से रखा जाता है। परंतु बहुत सारे, जैसे हमारे संस्थान में या कई संस्थानों में, इसके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु उसके अंदर पनपते रहते हैं जिनका अध्ययन हम समय समय पर करते रहते हैं। सर, हम एक्वेरियम के माध्यम से किन किन जलीय जीवों का अध्ययन कर सकते हैं? देखिए, एक्वेरियम के माध्यम से हम लगभग उन सभी जलीय जंतुओं का अध्ययन कर सकते हैं जो सामान्य तौर पर एक वाटर बॉडी में या जल स्रोत में पाए जाते हैं। जैसा हमने पहले चर्चा में कहा कि मछलियां, क्योंकि उनका एक सौंदर्य बोध है, एस्थेटिक सेंस है, इस वजह से सामान्यतः घरों में रखते हैं। परंतु बहुत जगह आपने देखा होगा कि कछुए भी उसमें रखे जाते हैं। वो भी, कछुए भी हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग होते हैं, तो कछुए उसमें रखे जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे जलीय पौधे, जो जलीय वनस्पति या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो भी ब्यूटिफिकेशन के लिए रखे जाते हैं, लेकिन उनका भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में बड़ा महत्व होता है। फिर इसके अलावा अगर एस्थेटिक सेंस की बात करें तो मछलियां भी कई प्रकार की होती हैं जिनको हम उसमें रखते हैं, जिसमें आजकल समुद्री मछलियां भी होती हैं जो समुद्री क्षेत्रों से बुलाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर नहीं पाई जाती, लेकिन समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो समुद्री मछलियों को भी रखते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो तालाब हैं,
इनमें भी कई मछलियां इस प्रकार की होती हैं जो बहुत सुंदर होती हैं देखने में, उनको भी इसमें रखा जा सकता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्वेरियम जब हम रखते हैं बहुत समय तक, तो उसमें जो दीवारों पे काई वगैरह जम जाती है, वो हरा रंग दिखाई देता है। तो जब हम घरों में एक्वेरियम रखते हैं तो हम उसको सामान्य तौर पे साफ कर देते हैं, क्योंकि वो हरा रंग उसमें जमना हुआ बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। लेकिन वो भी एल्गी होती है, काई होती है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में उसका भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बहुत सारी मछलियों की वो भोजन का काम करती है और उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव पनपते रहते हैं। तो ये सब मछलियों के लिए प्राकृतिक रूप से भोजन का काम करते हैं। तो इस प्रकार एक नेचुरल कंडीशन में अगर एक एक्वेरियम को रखा जाता है तो वो पूरे एक पॉन्ड इकोसिस्टम को वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार कई जीव जंतुओं को उसमें रखा जा सकता है। तो सर, आपने अभी जैसे बताया कि इसको हॉबी के तौर पर तो उपयोग में लाया ही जाता है जी। तो घर में तो हम केवल सुंदरता देख रहे हैं जी। लेकिन जब हम एक्वेरियम को एक एजुकेशनल पर्पस से उपयोग में ला रहे हैं जी। तो उसके माध्यम से हम जो भी जीव उसके अंदर रख रहे हैं जी। तो उसकी स्टडी करते समय हम क्या क्या बातों की सावधानियां रख सकते हैं, किन किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं? जी। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर हम एक एक्वेरियम को देख रहे हैं तो एक सौंदर्य बोध या एस्थेटिक सेंस तो होता ही है, लेकिन अगर हम कुछ उससे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसमें जो जीव जंतु हैं उनकी गतिविधियों का हमको बहुत जरूरी है कि उनका हम अध्ययन करें। जैसे आप एक सामान्य एक्वेरियम देखेंगे जिसमें 4-5 तरह की मछलियां हैं, तो आप एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह अगर उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर मछली का शेप और साइज अलग अलग है, उनके रंग अलग अलग हैं, उनके जो पंखों में जो रेज का वितरण है वो अलग अलग पैटर्न है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे पेड़ पौधे हम देखते हैं उसमें कई तरह की पत्तियां पाई जाती हैं, तो उसी प्रकार जब हम मछलियों का अध्ययन करते हैं तो वो एक एक्वेरियम में इतनी सारी चीजें सीखने को होती हैं कि वो मछलियों में वेरिएशन कितना है, उसमें कितने तरह के उनमें के पंख पाए जा रहे हैं, कितने तरह के फिन रेज उसमें पाए जा रहे हैं, कितने तरह के रंग उसमें पाए जा रहे हैं, क्योंकि मछलियों में जो रंग होते हैं वो भी प्राकृतिक पिगमेंट्स होते हैं उनमें, तो उनके बारे में भी सीखना जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो वो ऐसे मछलियों के रंग, उनके फिन्स, उनका मूवमेंट जो होता है, बहुत सारी मछलियां ऐसी होती है कि बड़े एक्वेरियम में नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, कुछ मछलियां ऊपर की ओर तैरती रहती हैं, तो उनके तैरने का जो पैटर्न होता है वो भी सबका अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर ये ऑब्जर्वेशन हम उसमें करते हैं तो हम ये पाएंगे कि एक मछली शब्द अपने आप में एक शब्द है, लेकिन उसमें इतनी वेरिएशंस हैं, मछलियों के विभिन्न प्रकार, उनके रंग, उनके तैरने का तरीका। कुछ मछलियां ऐसे होती हैं जो प्राकृतिक रूप से जब तालाबों या नदियों में या समुद्र में पाई जाती हैं तो वो एक, उनको स्कूलिंग कहते हैं, शोल बना के चलती हैं, उनका एक समूह बना के पूरा मूव करती हैं। तो एक्वेरियम में भी कुछ मछलियां होती हैं जो एक समूह में चलती हैं, कुछ मछलियां होती हैं जो अकेले रहना पसंद करती हैं, कुछ मछलियों को हाइड्स बना दिया जाता है तो उसके अंदर छुप के रहती हैं। तो इनका अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये बहुत सारी हमारे लिए सीखने की चीज है कि हमारे ऑब्जर्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि इन मछलियों में कितने प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार हैं, कितना वेरिएशन है, वो हमको प्रकृति में जो वेरिएशंस पाए जाते हैं उनको सीखने में मदद करता है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन से सीखने वाली बात हो गई। जैसा आपने पूछा कि एक जलीय जीवशाला में एक्वेरियम को रखने में सावधानियां क्या हमको रखना चाहिए, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि क्योंकि ये सारे जलीय जीव जंतु जो है ये पानी पर ही आधारित हैं, आश्रित हैं, तो पर्याप्त मात्रा में हमारी जलीय जीवशाला में या एक्वेरियम में पानी पर्याप्त होना चाहिए। समय समय पर हमें देखना चाहिए कि पानी की मात्रा कम ना हो। उसके बाद दूसरा इसमें जो आता है एस्पेक्ट वो होता है कि पानी की क्वालिटी किस प्रकार की होना चाहिए। तो क्वालिटी में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक जो बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है तापमान या टेम्परेचर का। तो क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न मौसमों में आप समझ लीजिए कि 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड का वेरिएशन है, तो जो वातावरण का तापमान है वैसे ही पानी का तापमान भी बदलता रहता है। तो कुछ मछलियाँ बहुत ठंडे मौसम में नहीं रह पाती, कुछ मछलियाँ बहुत गर्म पानी में नहीं रह पाती, तो वहाँ जो पानी का तापमान है वो भी मेंटेन रहना चाहिए। उसके लिए भी आजकल बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं जो पानी का तापमान नियंत्रित करते हैं। इसके बाद एक तीसरी जो सबसे
इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हम सब लेते हैं, हम तो हवा से लेते हैं, लेकिन जो जलीय जीव जंतु है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन पे आश्रित रहते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार नदियों तालाबों में मछलियां बड़ी मात्रा में मर जाती हैं, वो इसलिए कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर हमारे एक्वेरियम में या जलीय जीवशाला में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसमें भी मछलियां और दूसरे जीव जंतु सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बड़ा आसान सा उपकरण एक्वेरियम में लगाने के लिए एरेटर्स आते हैं। बहुत तरह के एरेटर्स आजकल आ गए हैं, बहुत तरह के फैंसी एरेटर्स आ गए हैं। तो आप एरेटर लगाएं, उसमें से बुलबुले निकलते हैं और बुलबुले निकलने से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रहती है। तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इसमें होनी चाहिए। लेकिन एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा इस वार्ता के माध्यम से कि ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में भी अगर हो जाता है तो नुकसानदायक होती है। तो ऑक्सीजन एक सीमित मात्रा में आप उसको लगा के रखें। और जब आप देखें कि मछलियां लगातार ऊपर की तरफ आ रही हैं या पानी से बाहर मुंह निकालने की कोशिश कर रही हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो आप उसको एरेटर चला के ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि बहुत समय से एरेटर चल रहा है तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसे समय समय पर आप उसमें ऑक्सीजन का ध्यान रखें। फिर इसके अलावा पीएच, उसका तापमान नियंत्रित, पीएच नियंत्रित होना चाहिए। पीएच भी उसका 7 या उसके आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज। दूसरा, एक और हम लोग अक्सर हम गलती कर बैठते हैं या असावधानीवश होता है कि हम जो मछलियों को दाना या फूड देते हैं वो फूड हम इतनी ज्यादा मात्रा में देते हैं कि बहुत सारा फूड नीचे बैठ जाता है। और वो जब नीचे बैठ जाता है तो वो सड़ने लगता है, और उसके सड़ने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या दूसरे प्रकार के हानिकारक जो गैसेस हैं उनका निर्माण होने लगता है। तो वो भी मछलियों के लिए हानिकारक हो सकता है, बाकी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो सकता है। तो भोजन देते समय भी सावधानी रखें कि उतनी ही मात्रा में भोजन दें जो उसको तैरते हुए ही मछलियां खा सकें। आजकल मार्केट में बहुत सारे फिश फूड आ गए हैं, हमारे भारत में निर्मित भी हैं और विदेश के भी बहुत सारे फिश फूड हैं। तो वो फिश फूड की क्वालिटी ये होती है कि वो पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं, तो मछलियां उनको आसानी से प्राप्त कर लेती हैं। तो ये कुछ सावधानियां मोटे मोटे तौर पे हमको रखना चाहिए। इसके अलावा जो विभिन्न सावधानियां हम एक्वेरियम के लिए रख रहे हैं उसमें एक और मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सामान्यतः नगर निगम आदि की जो पानी की सप्लाई होती है उसमें क्लोरीन होता है डिसइंफेक्शन के रूप में। तो कई बार हम ये असावधानीवश वो पानी सीधे नल से पानी आता है और हम सीधे लेके एक्वेरियम में डाल देते हैं। तो ये जो क्लोरीन पानी में पाया जाता है ये मछलियों के लिए हानिकारक होता है। तो कोशिश करें कि किसी ट्यूबवेल वगैरह का पानी हम उसमें इस्तेमाल करें, और अगर क्लोरीन वाले पानी का ही एकमात्र सोर्स है तो उसको कम से कम 10 से 12 घंटे खुले में छोड़ दें पानी को, तो उसमें से क्लोरीन निकल जाएगी। उसके बाद फिर हम उसको उपयोग करें, या उसका हल्का सा उसको गर्म कर दें गुनगुना, तो उसमें से क्लोरीन बाहर निकल जाएगी। फिर उसको ठंडा करके हम उसको एक्वेरियम में यूज कर सकते हैं। सर, यदि हम एक्वेरियम के अंदर 2 विभिन्न प्रकार के जीवों को एक साथ रखना चाह रहे हैं तो उस समय हमको किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसमें भी एक बड़ी समझ ये विकसित होती है कि जो हमारी फूड चेन है उसमें एक जीव दूसरे जीव को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसको ध्यान में, फूड चेन को ध्यान में रखकर हमें रखना चाहिए। अगर हम कोई बहुत बड़ी कार्निवोरस मांसाहारी मछली रखते हैं तो फिर वहाँ पे उसकी फूड हैबिट्स के बारे में अगर हमें जानकारी है तो फिर हमें वहाँ पे छोटी मछलियाँ जो हैं वो नहीं रखनी चाहिए। और तो इस प्रकार से उनके फूड हैबिट्स जो वेरी करते हैं, एनिमल टू एनिमल वेरी कर सकते हैं। तो जब आप कोई स्पेसिफिक एनिमल रखने जा रहे हैं उसमें, तो उसकी फूड हैबिट्स क्या है, तो ऐसा ना हो कि हम जो दूसरे जंतु रख रहे हैं वो उसकी भोजन श्रृंखला का हिस्सा हो तो वो उसको खा सकता है। लेकिन अगर हम उसके भोजन के ही लिए उसको वो जीव उपलब्ध करा रहे हैं तो फिर आप उसमें उस जीव को रख सकते हैं। सर, सावधानियां तो हमने यहाँ पर देखी जी, लेकिन बहुत सारी सावधानियों को रखते हुए भी कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां भी जलीय जीवों में हो जाती है। तो किस तरह की बीमारियों का हमारे को एक्वेरियम के जीवों के साथ में खतरा रहता है? जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्या होता है, जब हम किसी भी जीव को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर एक कृत्रिम आवास में रखते हैं तो एक सबसे बड़ा जो उनके सामने समस्या खड़ी होती है वो समस्या होती है स्ट्रेस
इंड्यूस्ड समस्या है। तो एक छोटे एनवायरनमेंट में जहाँ उनको ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो नेचुरली कुछ एनिमल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस में आ जाने की वजह से जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो प्रभावित होता है और बहुत जल्दी वो कई प्रकार की बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। दूसरा एक सामान्य ऑब्जर्वेशन है कि आप बहुत सारे जीव जंतुओं को बहुत पास अगर रखते हैं तो उनमें बीमारी बहुत जल्दी एक दूसरे से फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और एक्वेरियम में वो सारी स्थितियां होती हैं जिसमें कि बीमारी अच्छी तरीके से फैल सकती है, क्योंकि हम सभी जंतुओं को पास रखते हैं, छोटा एनवायरनमेंट होता है, लगातार पानी, वहाँ कंटामिनेशन होता है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी होता है, तो इसलिए वहाँ पे बीमारियां फैलने की संभावना बहुत रहती है। बीमारियां नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन पे कोई डिजीज हो जाती है, जो फफूंद लग जाती हैं मछलियों के फिन्स में। उसके अलावा कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो जाते हैं तो उनमें शरीर पे घाव बन जाते हैं, लेजन्स बन जाते हैं। तो ये है, इसके लिए सबसे आवश्यक है कि पानी जो है वो हमेशा साफ रहे, लगातार पुराना पानी आप उसमें से बदलते रहें। आजकल बहुत सारे फिल्टर्स भी बाजार में आ गए हैं, तो फिल्टर लगा दें ताकि वो पानी को लगातार फिल्टर करते रहें और पानी साफ होता रहे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पानी लगातार हम बदलते रहें, फ्रीक्वेंटली हम उसको बदलें, नया उसमें साफ पानी डालें, तो एक इस प्रकार बचाव हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह जैसी दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट में थोड़ी देर मछली को अगर रखते हैं, बीमार मछली को, तो उसका इन्फेक्शन कम हो जाता है या कई बार खत्म भी हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ आजकल बाजार में उपलब्ध हैं जिनको डालने से इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। सर, अभी आपने बताया कि बीमारियों से बचने के लिए पानी साफ होना चाहिए और पानी को साफ रखने के लिए हमें समय समय पर उसको बदलना चाहिए। तो हम ये पानी कितने समय के बाद उसको बदलना चाहिए? इसमें एक तो हमारा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि पहले दिन जो हमने पानी भरा था उसमें जो क्लैरिटी थी या ट्रांसपेरेंसी थी, क्या वो ट्रांसपेरेंसी अब उतनी नहीं रही है। तो ये एक सामान्य ऑब्जर्वेशन से आप पानी को बदल सकते हैं। जब आपको लगे कि थोड़ा धुंधला हो रहा है पानी, उतनी साफ नहीं दिख रहा, तो आप उसको बदल दें। वैसे ये माना जाता है कि 7 दिन में आपको पानी उसका बदल देना चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें फिल्टर वगैरह लगा के यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा 10-12 दिन तक आप उसको चला सकते हैं। लेकिन फिर भी ऑब्जर्वेशन आपका उसमें ज्यादा रोल प्ले करेगा कि आपको जैसे ही लगे कि ये पानी, साफ पानी, अब थोड़ा सा इसमें गंदलापन आ गया है या धुंधला हो रहा है, तो आप उसको तुरंत बदलें। तो सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और काफी विषय ये रोचक भी है। जलीय जीवों का संसार और रंग बिरंगा संसार है ये, तो इसको हम एजुकेशनल पर्पस के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हमने की। क्या इसको हमारी आने वाली जनरेशन या हमारे जो ये बच्चे हैं एक स्किल डेवलपमेंट के रूप में या आजीविका के रूप में भी अपना सकते हैं? बिल्कुल, इसमें आजीविका के बहुत सारे संभावनाएं मछली एक्वेरियम वाले में, मछली पालन में भी हैं, और क्योंकि हम आज एक्वेरियम की बात कर रहे हैं तो एक्वेरियम के क्षेत्र में भी हैं। इसको अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, मछली के साथ साथ दूसरे जीव जंतुओं के बारे में जानकारी मिले, और हम एक्वेरियम या जलीय जीवशालाएं स्थापित करके स्कूलों में, कॉलेजेस में, घरों में हम बच्चों को उसके बारे में सेंसिटाइज कर सकें, अवेयर कर सकें। लेकिन इसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है एक्वेरियम मेंटेनेंस का, ये इसमें रोजगार की बहुत सारी संभावना है। तो इसमें कुछ जैसे आजकल स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे जो काम चल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो एक्वेरियम निर्माण एक अपने आप में एक बहुत अच्छा आजीविका का साधन हो सकता है। तो अगर आप में स्किल है, आपने वो सीखा है, ट्रेनिंग ली है, तो आप एक्वेरियम बनाने का एक बहुत अच्छा अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा आपने देखी होंगी कि अगर हम भोपाल शहर की बात करते हैं तो कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे आपको ये रंग बिरंगी मछलियां मिलती हैं। तो इस प्रकार अपना एक आप एक्वेरियम शॉप भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि लोग घरों में भी रखना पसंद करते हैं। आजकल वास्तु, फेंग शुई, ऐसे बहुत सारे विचारधाराएं हम कह सकते हैं जो मछली को घर में रखना शुभ प्रतीक मानी जा सकती है। अगर हम इसको एक साइकोलॉजिकल या साइंटिफिक तरीके से देखें तो मछलियों एक्वेरियम रखना और मछलियों को देखना हमारी बहुत सारी स्ट्रेस रिलीज करने का भी आजकल साधन बन गया। तो पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस रिलीज करना,
ये भी एक बहुत बड़ा है। तो अब इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हम आजकल जी रहे हैं कि पेट्स रखते हैं लोग, कुत्ते या बिल्ली पालते हैं, तो मछलियां रखना भी वो उसका एक अंग है। तो लोगों में उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ती लोकप्रियता की वजह से एक्वेरियम की डिमांड्स बढ़ी है, मछलियों की डिमांड बढ़ी है। तो इसमें हम एक्वेरियम बनाना एक हो सकता है, उनका मेंटेनेंस हम करते हैं, उसके लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके पास स्किल है तो आप वहाँ अपनी आजीविका तलाश सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये मछलियाँ आती कहाँ से हैं, तो इनको ब्रीडिंग कराई जाती है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ब्रीडिंग होती है। और ये एक्वेटिक फिशेस की ब्रीडिंग एक बहुत छोटे से सेटअप में आप कर सकते हैं। तो अगर आप इनकी ब्रीडिंग कराते हैं तो ब्रीडिंग के द्वारा भी आप मछलियाँ बहुत सारी पैदा कर सकते हैं, और फिर उसको बेच के आप अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं जिनको आप एक साथ लेके अलग अलग लेके भी आजीविका ढूंढ सकते हैं। तो जैसे हम अपने विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम लगातार चलाते हैं। जो विद्यार्थी हमारे यहाँ रेगुलर कोर्स अटेंड कर रहे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी हम ये स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चलाते रहते हैं। तो सर, क्या हम अपने दर्शकों को एक्वेरियम बनाना सिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिखा सकते हैं। अभी हमारे विद्यार्थी और जो रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स हैं ये आपको बताएंगे, उन्होंने खुद सीखा है जी। तो उन्होंने सीखा है तो वो अपने स्किल का प्रदर्शन करेंगे। वो बताएंगे किस प्रकार एक एक्वेरियम बनाया जा सकता है, उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और एक एक्वेरियम मेंटेन कैसे किया जाए शुरुआत में, वो भी आपको प्रत्यक्ष उसका डेमोन्स्ट्रेशन देके विद्यार्थी बताएंगे। आपने देखा कि किस प्रकार से कांच की प्लेटों का उपयोग करते हुए हम एक जल जीवशाला का निर्माण कर सकते हैं। इस जल जीवशाला या एक्वेरियम में इन कांच की प्लेटों को सिलिकॉन गन की सहायता से हमने जोड़ा है। उसके पश्चात इसके अंदर एरेटर, फिल्टर और पेबल्स रखते हुए इसके अंदर बाद में हमने जल को प्रवाहित किया, या अंदर जल इसके अंदर डाल दिया गया है। तो इस प्रकार से हम इस पूरे कांच के पात्र को एक्वेरियम में बदल करके जल जीवशाला का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार से जल जीवशाला में हम जलीय जीवों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से हम एक स्थल जीवशाला का निर्माण, जिसे टेरेरियम भी कहा जाता है, इन्हीं कांच के पात्र के माध्यम से कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना होगा कि इसमें हमको पानी के स्थान पर मिट्टी के लेयर्स बनाना होंगे। मिट्टी के लेयर्स बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से मिट्टी के होराइजन्स होते हैं उतना मोटाई के कणों का हम ध्यान रखें। नीचे थोड़े मोटे मोटे मिट्टी के ढेले हम डालें और ऊपर थोड़ी सी पतली मिट्टी डाल करके इस तरीके से ढलान बनाते हुए हम इस टेरेरियम को तैयार करें। इसके पश्चात हम जिस जगह के जीवों का अध्ययन करना चाहते हैं उस जगह के जो स्थलीय पौधे हैं उनको हम इसके अंदर लगा दें। उसके जब ये पूरा तैयार हो जाता है, इसमें सुंदरता के लिए हम कुछ ये कलर्ड पेबल्स डाल सकते हैं। ये दो तरीके से इसमें मदद करेंगे। एक तो जो हम पानी इसमें लगातार डालेंगे तो ये कांच के बर्तन के ऊपर उसको नहीं आने देगा। दूसरा, ये इस टेरेरियम की सुंदरता को भी बढ़ाएगा। इसमें उन स्थलीय जीवों को रख करके हम उनकी गतिविधियों का अवलोकन कर सकते हैं। जैसे हम उसका रंग देख सकते हैं, उसकी आकारिकी देख सकते हैं, उसमें रोज वो किस तरीके से अपनी क्रियाएं कर रहा है, किस तरीके से खा रहे हैं, कौन से पौधे पर जा रहे हैं, उनकी पसंद क्या है। तो ये सारा परिवर्तन का अवलोकन हम इसमें लगातार कर सकते हैं और अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और उन निष्कर्षों के आधार पर अपनी एक डेली की डायरी इसके अंदर हम लोग बना सकते हैं। तो ये हम जल जीवशाला को ही स्थल जीवशाला में भी परिवर्तित कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। इन विषयों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट prakrtiShala.org को भी देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट की सदस्यता भी ले सकते हैं। अभी सदस्यता निःशुल्क है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के सहयोग से साइंस सेंटर ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित है।